हेलो एवरीवन। आज है 19 मई और हम रोज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं द हिंदू। तो आर्टिकल डिस्कस करने का हमारा सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम आसान से आसान भाषा में आपके सामने कोशिश करते हैं कि टॉपिक को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत मुझे करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें, लोगों में शेयर करें, लोगों में आगे बढ़ाए, तो मैं और मोटिवेट होऊंगा वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने में। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से आर्टिकल को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसमें दो इनिशिएटिव और मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें रोज़ एक आपके सामने कोट्स भी जो है एड्स कर दिया जाए। एक पॉजिटिव कोट्स ऐड करने का मकसद यह होगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ जो है एक पॉजिटिव माइंड लेकर के आपका स्टडी की शुरुआत हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपको जो भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे उस आर्टिकल के रिलेटेड से जो है क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो है आप कर सके, ताकि बाद में आपको टॉपिक को जो आर्टिकल डिस्कस हो वो बाद में याद भी रहे। ठीक है, तो सामने आपके सामने एक कोर्स है। ये कोर्स क्या है? ये कोर्स को मैं इस तरह देखता हूँ कि आप खुद को इस काबिल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ना रहे। आप लोगों को, ज़मीन वालों के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला बन जाओ। लोगों से फ़ायदे की उम्मीद ना रखो, लोगों को फ़ायदा देने वाला बनो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपकी मिसाल दें, लोग आपको आइडियल बनाएं, लोगों को सीखने को मिले आपसे। अपने आप को इस तरीके से ढालो, अपने आप को इस तरीके से मिसाल बन जाओ, लोगों के ऊपर बोझ ना बनो। ठीक है, ये मैसेज है ये कोर्स में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की बात करें तो दो क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है कि वाई इंडिया इन लो रैंक इन फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इंडिया रैंक इन कमेंट। तो कह रहे हैं कि भारत का फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में रैंक लो रैंक क्यों हो गया, मतलब भारत का रैंक कितना नीचे क्यों गिर गया। तो भारत अपना रैंक सुधारने के लिए क्या कर सकता है, क्या स्टेप ले सकते हैं। तो पहले यह आप जान लीजिए कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स क्या होता है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, हर साल रिलीज किया जाता है। और इसमें सारे कंट्री को रैंक दिया जाता है कि प्रेस की उनके यहाँ कितना फ्रीडम है, प्रेस को कितना आज़ादी दी जाती है। इससे इस क्राइटेरिया के आधार पर जो है हर साल ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। तो भारत का रैंक 2019 में 178 आया था। यानी कि भारत का रैंक, जो कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर 19 के तहत राइट टू स्पीच को फंडामेंटल राइट दिया गया है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 178 रैंक आना ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है और ये अच्छा रैंक नहीं है। तो भारत इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठा सकता है, इस पर आपको 250 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशनशिप। भारत और साउथ अफ्रीका के संबंध में किस तरीके से डेवलपमेंट आया है, सुधार हुआ है, किस किस तरीके से भारत और अफ्रीका के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाए। 250 वर्ड में आप इसको लिखना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैं आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा और आंसर लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है, पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, कि पहले की नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी ये वर्क कैसे करता है और दूसरा अभी हुआ क्या है। ठीक है, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट करने का मकसद कि देश में फिस्कल स्टिमुलस लेकर के आना है। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हुआ है, इस क्राइसिस से आगे उभरने के लिए, अर्थव्यवस्था को बूम लाने के लिए, पहिया को आगे चलाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अलग अलग सेक्टर में जो है वो खर्च करने के बाद जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट में जो है
किया गया है और इसमें जो है एक संकल्प भी रखा गया है निर्भर भारत बनाने का। ठीक है, इसके क्या रिलेवेंस है, इसके क्या खामियां हैं, क्या इसमें बेनिफिट है, क्या इसका नतीजा निकलने वाला है, ये सब आगे भी पेपर जो है आता रहेगा, आर्टिकल आता रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ये है कि जो रिफॉर्म करने की बात की गई है, तो इस रिफॉर्म में एनर्जी के मामला में रिफॉर्म ये किया गया है कि 2003 में ये 2003 का ये कानून था। कानून ये था कि एनर्जी सेक्टर से ये कानून 2003 के कानून में जो है चेंजिंग किया गया। 2003 के कानून में क्या था कि देखिए, पहले एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक जो है, किस सेक्टर में आता है, किस लिस्ट में आता है। एक पहले समझिए 3 लिस्ट है हमारे यहाँ। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर यूनियन मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर जो है स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। और एक है रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट में क्या होता है, ये पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का पूरा अधिकार है रेजिडरी लिस्ट में। लेकिन इलेक्ट्रिक जो है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक जितना सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अथॉरिटी रखती है उतना स्टेट गवर्नमेंट भी रखती है। लेकिन अभी 2003 के कानून में जब चेंज किया गया है तो अब क्या हो गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रेगुलेशन होगा, ये स्टेट रेगुलेटर को किया जाएगा। स्टेट रेगुलेटर को जो है सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी जो है इसको सिलेक्ट करेगी। स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टेट रेगुलेटरी जो भी पहले से चल रहा था 2003 के कानून के मुताबिक, इसमें संशोधन करके क्या किया जाएगा कि उसका अपॉइंटमेंट जो है, स्टेट रेगुलेटरी का अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। समझ रहे, सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी करेगी। और इसमें क्या किया गया है कि जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी क्या अभी मैं अभी बताऊंगा। डिस्कॉम कंपनी जो है किसी और को भी जो है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज किसी और को भी बना सकती है। ये आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन आप समझ में आ जाएगा, आप आगे पहले इसको बने रहिए। ठीक है, फ्रेंचाइज में क्या है, डिस्कॉम कंपनी को फ्रेंचाइज जो है किसी और को भी देने का अधिकार दे दिया गया है। और तीसरा ये किया गया है कि क्रॉस सब्सिडी को जो है हटा दिया गया है। क्रॉस सब्सिडी क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक में काफ़ी छूट दिया जाता है। अब जैसे कि पैसेंजर ट्रेन की बात कर ले। पैसेंजर ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक खर्चा होता है और उसके जो भी खर्च होती है, उस खर्च से सरकार को बेनिफिट कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करती है सरकार जो है जो मालगाड़ी जो होता है उससे जो है इलेक्ट्रिक और या फिर उसका जो है कह ले कि जो पैसा ज़्यादा उसके ऊपर जो है ऐड कर दिया जाता है, उससे सरकार की कमाई हो जाती है। और उसकी कमाई जो है सरकार जो घाटा पैसेंजर ट्रेन में होता है उसको भरने के लिए वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इसको क्या कहते थे, इसको क्रॉस सब्सिडी कहते थे। ठीक है, इसी को कहते थे क्रॉस सब्सिडी। जैसे कि सरकार अगर किसी के बिजली बिल में छूट देती थी या फिर किसी को सब्सिडी देती थी, सब्सिडी तो नहीं देती थी, मतलब कि इसमें किसी को कम खर्च में, कम लागत में अगर बिजली अगर पहुंच रहा होता तो इसके लिए क्या होता था कि सरकार जो है वो वसूल कर लेते थे बड़े बड़े कंपनियों से। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से जो है वहाँ पैसा जो है ज़्यादा चार्ज लगा करके वहाँ से जो है ये वेलफेयर के लिए लगा लेते थे। लेकिन अब ये क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आर्टिकल में ये क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ऐसे हालात में इसको रिमूव करना ये बिल्कुल अच्छा कदम नहीं है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये अथॉरिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करना स्टेट गवर्नमेंट के भी दायरे में आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पावर जो है अपने तक सेंट्रलाइज कर लिया है। ठीक है, तो इस पर जो है कंसर्न है, ये फेडरल ढांचे के खिलाफ है, ये संघवाद के ढांचे के खिलाफ है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर को भी ठेस पहुंचाने का काम है। ये एक पार्ट हो गया, ये चेंज किया गया 2003 के अमेंडमेंट में, ये चेंज किया गया। और अब देख लीजिए कि पावर सेक्टर में जैसे क्या होता है कि जो भी बिजली जो वेलफेयर जो आम पब्लिक तक जो बिजली पहुंचती है, ये बिजली दरअसल जो है डिस्कॉम कंपनियां पहुंचाती है। डिस्कॉम कंपनियां क्या होती है कि ये बिजली पहुंचाने का काम करती हैं, डिस्कॉम कंपनियां।
तो डिस्कॉम कंपनियां जो है ये कभी भी बिजली बनाती नहीं है, ये बिजली को सप्लाई करने का काम करती है, बिजली खरीद करके सप्लाई करती है। ठीक है, बिजली खरीद करके पावर स्टेशन से बिजली को सप्लाई करने का काम डिस्कॉम कंपनियां करती है। और ये बिजली जो खरीदती है किससे खरीदती है? ये बिजली खरीदती है एनटीपीसी से। एनटीपीसी बिजली का निर्माण करता है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बिजली का निर्माण करता है और डिस्कॉम कंपनियां इससे बिजली खरीदती है। तो डिस्कॉम कंपनियां जो बिजली खरीदती है तो इनके ऊपर 1990 के एक एक्ट के तहत 1990 में एक कानून बनाया गया था, उसके तहत जो है बिजली डिस्कॉम कंपनियां बिजली जो खरीदती है इसके ऊपर दो तरह का जो है रेट लगाया गया था, जो दो तरह का इनके ऊपर जो है कॉस्ट लगाया गया था। एक कॉस्ट इनके ऊपर लगाया था फिक्स्ड कॉस्ट और एक कॉस्ट इनके ऊपर लगाया था वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये दो कॉस्ट डिस्कॉम कंपनियों को देना होगा एनटीपीसी को, जहां से ये बिजली खरीदेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा था वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि जैसे कि वो तय है इतना आपको देना है। 100 करोड़ का अगर बिजली डिस्कॉम कंपनी एनटीपीसी से खरीद रही है तो 100 करोड़ में जितना यूनिट बिजली आ रही है उतना यूनिट बिजली वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कभी भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, और एक हो गया जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट वेरी करते रहेगा। यानी कि अगर कभी बिजली पैदा करने के सोर्स का मीडियम महंगा पड़ जाएगा, कोयला अगर महंगा हो जाए या नेचुरल रिसोर्स महंगा हो जाए, बिजली पैदा करना महंगा पड़ जाए, तो एनटीपीसी कंपनी उसका दाम को बढ़ा सकती है। तो ये कॉस्ट वेरी करते रहेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये दोनों कॉस्ट लगाने का मकसद सरकार का ये था कि बिजली का डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, तो बिजली का डिमांड जब ज़्यादा होगा तो ये कंपनियां जो है ज़्यादा पैसा कमाएंगी और एक दो कॉस्ट लगा देने की वजह से इन कंपनियों को, डिस्कॉम कंपनियों को कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिजली इलेक्ट्रिक सेक्टर में उस तरह से जो है इलेक्ट्रिक का डिमांड में बूम जो है देखने को नहीं मिला और डिस्कॉम कंपनियों को जो है उतना फ़ायदा नहीं हुआ। और ये कॉस्ट के वजह से जो है, जो कॉस्ट सरकार ने 1990 में लगाया था डिस्कॉम कंपनियों के ऊपर, इससे ना ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा नुकसान, इनको समझ लीजिए कि ना ज़्यादा फ़ायदा ना ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर देख लीजिए 2015 में हमारे सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि 2015 से लेकर के 2022 तक हमारा टारगेट होगा कि 175 गीगावाट की बिजली हम पैदा करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से पैदा करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसमें जो है वातावरण को बहुत ही लो इम्पैक्ट जो है पड़ता है, इससे जो बिजली जो पैदा होगी, एनर्जी जो पैदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करने की 175 गीगावाट 2022 तक का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो इस लक्ष्य का मकसद ये था कि वातावरण को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें क्या हुआ कि ये लक्ष्य रखा गया, तो इससे जो है ये फ़ायदा हमारे डिस्कॉम कंपनियों को होना चाहिए था, लेकिन ये डिस्कॉम कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बिजली जो हम पैदा कर रहे थे ना, एनटीपीसी जो बिजली पैदा करने का जो लक्ष्य जो रखा, ये लक्ष्य रखे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बिजली पैदा तो हुई, लेकिन बिजली पैदा रिन्यूएबल सोर्स से जो हुई, तो इसके लिए हमने जो सोलर पैनल जो खरीदा, चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी जो पैदा होगा, वाइंड एनर्जी से जो पैदा होगा वो अनसर्टेन है, वाइंड भी अनसर्टेन है। सोलर एनर्जी से जो पैदा होगा ये भी अनसर्टेन है। समझ बात, अनसर्टेन कह ले कि दिन में आप पैदा कर लोगे एनर्जी, लेकिन रात में कैसे करेंगे। वाइंड से आप जो है अनसर्टेन है, ये भी आप वाइंड से अगर जो है टरबाइन चला करके आप जो है इलेक्ट्रिक जो है पैदा करेंगे, तो इलेक्ट्रिक तो वाइंड तो अनसर्टेन थे कंटिन्यूस, तो ये नेचुरल प्रोसेस, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सोलर भी जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दिन में ही आपको जो है ये चीज़ जो है फैसिलिटी है, रात में तो ये चीज़ नहीं हो सकता। तो हमने सोलर पैनल भी खरीदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से खरीदा? ये सोलर पैनल हमने बिजली पैदा करने के लिए सब जो है 90% चाइना से खरीदा। तो अब क्या हुआ, 90% चाइना से हमने खरीदा, तो 90% चाइना से खरीदने के बाद ये कॉस्ट भी महंगा पड़ गया डिस्कॉम कंपनियों को, इससे भी नुकसान ही हुआ, इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ कह लें कि चाइना को इससे फ़ायदा हो गया। सोलर पैनल जितना भी हमने खरीदा चाइना से, उसका फ़ायदा चाइना ही उठाया। तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पैदा करने के वजह से जो है कमाया। और इसके वजह से डिस्कॉम कंपनियों के लिए अभी यही जो है फ्रेंचाइज वो किसी और को भी दे सकते हैं। मतलब डिस्कॉम कंपनियां जो है किसी और को भी बिजली बेच सकती है, एनटीपीसी से बिजली खरीद करके किसी और को बिजली फ्रेंचाइज दे सकती है। ये जो है प्रावधान किया गया है और क्रॉस सब्सिडी को जो हटा दिया गया। मतलब डिस्कॉम कंपनियों के हित के लिए ये जो है रिफॉर्म किया गया है। लेकिन इसमें जो है दो कंसर्न आप याद रखिएगा। पहला कंसर्न ये है कि
सरकार को 1990 में जो इनिशिएटिव लिया गया था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसमें जो है राहत देनी चाहिए थी डिस्कॉम कंपनियों को, इसमें राहत नहीं दी गई, बल्कि और क्या कर लिया गया, फ्रेंचाइज इनको देने का अनुमति प्रदान किया गया और क्रॉस सब्सिडी को हटा दिया गया। क्रॉस सब्सिडी मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो क्रॉस सब्सिडी को हटा दिया गया, फ्रेंचाइज को हटा दिया, फ्रेंचाइज किसी और को देने के लिए जो है ये अलॉट कर दिया गया। और प्लस दूसरा इनिशिएटिव ये ले लिया गया कि पावर को सेंट्रलाइज कर लिया, मतलब स्टेट रेगुलेटरी का पावर, ये बिजली स्टेट गवर्नमेंट के पावर के अंदर आती थी, लेकिन आपने इसको पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर लिया। स्टेट रेगुलेटर बॉडी को सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी जो है सिलेक्ट करेगी। तो ये चीज़ जो है एक अच्छा कह लें कि इनिशिएटिव नहीं माना जा रहा है, राइटर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। दूसरा टॉपिक है इसमें डिप्लोमेटिक जस्ट एट WHO। तो WHO की बात करें तो अभी WHO बड़ा न्यूज में है। तो WHO के बारे में पहले समझिए कि WHO में अभी क्या हुआ। WHO का अभी जो है हेड जो है, चेयरमैन जो है 34 उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन जो डिक्लेयर होता है वो भारत को इस बार दिया गया है। तो अब जो भारत को जो दिया गया है, इसमें भारत के लिए क्या मतलब कर सकता है। भारत को दिया भी गया है तो ऐसे स्थिति में दिया गया है कि जब भारत देख रहा है कि सामने की WHO का साख जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। तो अभी देख लीजिए अभी कंटेस्ट क्या हुआ। कंटेस्ट यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों ने ये बातें की है कि चाइना जो कोविड-19 का जो ओरिजिनेशन हुआ ये कहाँ से हुआ और कोविड-19 को बाकी देशों ने किस तरीके से ट्रेस किया, किस तरीके से एक्ट किया, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या मतलब प्रावधान किया, किस तरीके से किस देश ने कितना एफर्ट लगाया, इसके ऊपर जो है जांच बैठाने की बात ऑस्ट्रेलिया ने किया, अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों ने ये बात की। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन में जो है एक रेजोल्यूशन लाने की बात की गई। तो रेजोल्यूशन जो लाने की बात की, तो रेजोल्यूशन लाने में यही बात हुई कि जो चेक किया जाएगा ये ओरिजिनेशन कोविड-19 का कहाँ से हुआ और देशों ने किस तरीके से इसको ट्रेस करने के लिए काम किया। तो इसमें WHO के 194 मेंबरों में से जो है तकरीबन 2/3 मेंबर ने सहमति दी है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, इसका बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में इंडिपेंडेंट जो है ये जांच होनी चाहिए। तो लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें जांच तो होने की बात हुई, लेकिन इसमें चाइना को बिल्कुल जो है दोषी नहीं पाया गया, दोषी नहीं करार दिया गया। चाइना के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं ये लापरवाही चाइना की थी कि इनके वजह से जो है इतना महामारी का जो है प्रकोप इतना दुनिया में बुरी तरीके से फैला, इसका चाइना को जरा भी जिम्मेदार नहीं बनाया गया है और इसको लेकर चाइना बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक चाइना की अगर पावर की अभी बात करें तो चाइना अपने पावर को अभी आजकल बहुत ज़्यादा एसर्ट कर रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि डायरेक्ट तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि ये चाइना की वजह से ऐसा हुआ है। तो चाइनीज़ एम्बेसी ने ऑस्ट्रेलिया में जो थी उन्होंने कहा कि आप अगर चाइना को अगर जिम्मेवार बनाएंगे कोविड-19 का तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये सीधा तौर पर समझ लीजिए कि चाइनीज़ एम्बेसी ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को जो है धमकी दे दी, ठीक है। तो चाइना अपने आप को किस तरीके से एसेट कर रहा है। तो WHO के बारे में ये कहा जाता है कि WHO को अगर इंडिपेंडेंटली अगर काम करना है तो इसके लिए 194 कंट्री को WHO को फंड देना पड़ेगा। WHO का जो फंड आता है ये तकरीबन डेवलप्ड कंट्री से आता है। डेवलप कंट्री ही सबसे ज़्यादा फंड देती है और ये अब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो देश सबसे ज़्यादा फंड देती है वो चाहती है कि वो उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करे, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करे। तो ये नुकसान है। WHO को सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि WHO का जो फंडिंग हो ये 194 कंट्री, सारे मेंबर कंट्री इनको फंडिंग करे और बाहर से जो इनको और जो डोनेशन होता है और जो इनको फंडिंग जो दी जाती है, बहुत सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर, बहुत सारे रिच लोग जो इनको फंडिंग करते हैं WHO को, वो सब सही है, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज़्यादा देता है तो इससे जो है WHO के कार्यशैली पर सवाल उठ जाता है। तो WHO के रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म यह होना चाहिए कि WHO के 194 मेंबर ही WHO के फंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, नहीं तो चाइना और US जैसा जो सबसे ज़्यादा फंडिंग दे करके WHO को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए ज़रा से भी जो है चूकती नहीं है। तो WHO में ये जो है ये सुधार होना चाहिए।
तो रेजोल्यूशन लाया गया यूरोपियन यूनियन के कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो पूरा दबाव है चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना का इसमें से कोई नुकसान नहीं हुआ। रेजोल्यूशन तो लाया गया लेकिन चाइना का नाम उसमें नहीं आया। 2/3 देशों ने ये सहमति दी लेकिन चाइना इसके साथ नहीं। देखिए जब चाइना के ऊपर जब ट्रंप इल्ज़ाम लगा रहे तो चाइना ने बहुत ही जल्दी से जो है कई सारे देशों को सपोर्ट भी किया था। इटली को सपोर्ट किया, जर्मनी को, स्पेन को, ईरान को, बहुत सारे देशों को उन्होंने बहुत सारे मेडिकल चीज़ें जो है इक्विपमेंट और वेंटिलेटर और मास्क और दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे देशों को उन्होंने एक्सपोर्ट किया था और बहुत सारे जगहों पर अपना फोर्स भी भेजा इनसे देशों की मदद करने के लिए। तो चाइना अपनी सहानुभूति पाने के लिए इस तरीके से काफ़ी जो है एग्रेसिवली जो है इसको आगे आकर के देशों की मदद किया ताकि उनको इसका जिम्मेदार नहीं माना जाए। WHO के बारे में, इतिहास के बारे में कहा जाता है कि WHO ने अच्छा काम किया था, एड्स के लिए अच्छा काम किया, WHO ने मलेरिया के लिए अच्छा काम किया, चिकन पॉक्स के लिए अच्छा काम किया, जीका के लिए अच्छा काम किया, इबोला के लिए अच्छा काम किया, लेकिन WHO ने कोविड-19 को लेकर अच्छा काम नहीं किया। यह WHO को लेकर कहा जाता है। तो WHO के बारे में ये रिफॉर्म करने की बात की जाती है कि WHO के मेंबर कंट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनका फंडिंग करे ताकि किसी देश के ऊपर ये जो है ज़्यादा आश्रित ना रहे। तीसरा ये टॉपिक है फेकिंग डेंजर। फेकिंग डेंजर इसका मतलब ये हुआ कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। हमारे देश में क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति बनती है, अभी महामारी जो फैल रही है और इस तरीके से जो है प्रकोप जो कोविड-19 की वजह से अफवाह जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है और कई सारे लोग जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, कई सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंडेमिक से उभरने के लिए पूरा पावर उनके हाथ में जो है सेंट्रलाइज कर लिया गया और सेक्शन 54 के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है कि वो कैसे भी जो है नेचुरल कैलामिटी को हल करने के लिए वो इनिशिएटिव उठा सकते हैं। इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई पैनिक फैलाने का काम करता है, कोई फॉल्स न्यूज़ फैला करके और उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, तो सेक्शन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रावधान है, लेकिन इसका क्या हुआ, मिस यूज हो रहा है। इसका मिस यूज कैसे हो रहा है, जैसे कि गुजरात के एक रिपोर्टर के बारे में आया है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि लोगों में जो है जन असंतोष है और लोग जो है सरकार को पसंद नहीं कर रहे, उनका सरकार असंतोष के वजह से जो है गिर सकता है। इसके बारे में ये झूठा अफवाह फैलाकर इनको जो है क्लेम करके इनको जो है कह ले कि परेशानी में डाल दिया गया एक रिपोर्टर को। और दूसरा ये हुआ कि देखिए एक जगह पर कुछ रिपोर्टर जो है ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए जो है वो चेक करना चाह रहे थे कि किस तरीके से लोगों के ऊपर राहत सामग्री पहुंच रही है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो लोगों के जानने के बाद वो काफ़ी मतलब देख रहे थे कि स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, लोगों के पास खाना नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, मतलब जो है लोगों को फेंक करके, और जो है क्वारंटीन सेंटर में जो है सही इंतजाम नहीं है, लोग जो है भाग जा रहे हैं। तो ये सब ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए जब रिपोर्टिंग जब वहाँ पर की जा रही थी तो इनके ऊपर भी जो है ये पेंडेमिक के माध्यम से 2005 एक्ट सेक्शन 54 के अंदर से इनके ऊपर भी जो है क्लेम लगा दिया गया कि ये पैनिक फैलाने का काम कर रहे थे, असंतोष फैलाने का काम कर रहे थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनको भी जो है अरेस्ट कर दिया गया। तो एक चीज़ देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्टिंग कितना मुश्किल हो गया। देखिए कि ये जो पेंडेमिक का आड़ लेकर के, कानून की आड़ लेकर के प्रेस को ये दबाने की वजह से ही हमारा इंडेक्स में जो है, अभी हमने शुरू में ही ये चर्चा किया था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कितना रैंक नीचे गिर गया। इसका नीचे गिरने का वजह यही है कि हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेगुलेट करने की कोशिश के वजह से जो है जर्नलिस्ट के जो है कह ले कि फ्रीडम जो है पूरा डाउन हो गया। अगर ये जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखिए कि कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर है, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया। UAPA क्या होता है, अभी हाल ही में ये कानून में जो है संशोधन किया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें यह किया गया कि जैसे कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को हार्ट पहुंचाने का काम करता है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर ठेस पहुंचाने के, किसी को भड़काने का काम करता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर खतरा है वो चीज़ें, तो उसके ऊपर UAPA के तहत जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है उसको केस लिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
तो अब देख लीजिए कई सारे जर्नलिस्ट जो आम नागरिक के हालात लॉकडाउन में किस तरीके से था उनके बारे में जानने के लिए वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका कुछ फिल्म बना रहे थे, उनसे कुछ इंटरव्यू कर रहे थे। अब इसके ताल्लुक से जो है उन लोगों पर जो है UAPA लगा दिया गया। तकरीबन 2-3 रिपोर्टर के ऊपर जम्मू कश्मीर में UAPA लगा दिया गया। तो ये सब जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जैसे जो प्रेस इंडेक्स रिलीज़ करने वाले जो संस्थान है वो ये सब देख करके भारत के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नंबर को बिल्कुल जो है डाउन कर दिया। ये भारत के लिए कंसर्न है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट को जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट भी दिया गया आर्टिकल 19 के तहत, इनको कंट्रोल करने का काम कम से कम किया जाए, इनको आज़ादी दी जाए ताकि ये ग्राउंड की रियलिटी जनता तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये था। अब तीसरा हमारा जो है इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखिए पहले सबसे पहले इसमें हम पहले बात करेंगे 2015 में प्राइम मिनिस्टर जो है रवांडा के विज़िट करने के लिए गए थे। रवांडा एक साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है रवांडा। 2015 में जब मोदी सरकार यानी कि हमारे गवर्नमेंट जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने 10 फार्मूला वहाँ पर रखा था और जिसको लेकर कहा था कि भारत और अफ्रीका का रिश्ता 10 पिलर पर टिका हुआ है। हमारे 10 प्रायोरिटीज़ है, 10 हमारे पॉइंट गाइडिंग पॉइंट है जिसके आधारित हम अफ्रीका के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो वो 10 पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशनशिप में ये लिखने में काम आएगा। पहला, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा अफ्रीका के साथ हमारा जो है टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटीज़ है, यानी कि भारत अफ्रीका के साथ प्रायोरिटी बेस्ड अफ्रीका को बहुत ही टॉप प्रायोरिटी दे करके उनके साथ संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, प्रायोरिटी हमारे अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। प्रायोरिटी हम भारत को अफ्रीका को बहुत ज़्यादा लेकर के चलेंगे, ये पहला था। दूसरा था डेवलपमेंट और पार्टनरशिप दोनों के बीच में होगा। डेवलपमेंट पार्टनरशिप करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे डेवलपमेंट में और एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को जो है साथ जो है कोलैबोरेशन करेंगे, ये दूसरा था। तीसरा कहा था कि मार्केट एक्सेस ईजी बनाएंगे। अफ्रीका देश भारत के मार्केट को एक्सेस कर पाए इजीली और इंडिया जो है अफ्रीका के मार्केट को एक्सेस कर पाए इजीली, ये तीसरा था। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या था कि एक्सेस कर पाएंगे तो आवर इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका, हमारे इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इस तरीके से पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ेगा। ठीक है, चौथा कंसर्न था कि इंडिया डिजिटल रिवोल्यूशन लाने का काम करेगा। देखिए डिजिटल सेक्टर में भारत ने अच्छा काम किया। डिजिटल मूवमेंट देखिए हमारे यहाँ इंटरनेट काफ़ी सस्ता है और 50 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में इंटरनेट यूज करने वाले जो है लोग हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में इंटरनेट यूज करते हैं। तो डिजिटल रिवोल्यूशन हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत सस्ता है और जियो जैसा जो इंटरनेट के जो इतना सस्ता कर दिया गया ताकि सारे लोग जो है उसके ऊपर ईजिली जो है इसको एफोर्ड कर पा रहा है, इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल रिवोल्यूशन जो आया तो इसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। भारत जो है इसको अफ्रीका के देशों में जो है इसको इसके डिजिटल रिवोल्यूशन पर काम करेंगे। ठीक है, पांचवा था कि एग्रीकल्चर कोऑपरेशन करेंगे। एग्रीकल्चर मामले में जो है भारत जो है अफ्रीकन के देशों के साथ कोऑपरेशन करेंगे, पांचवा। छठा ये था कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसमें भारत जो है अफ्रीकन देशों के साथ जो है कोलैबोरेट करेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि देखिए कि वैज्ञानिकों ने चुनौती दी थी कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा अगर हमारे दुनिया का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो हमारा अंटार्कटिका ग्लेशियर हमारा पिघलना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो द्वीपीय देश हमारा जितना भी है, जो टापू है और जितना भी आइलैंड कंट्री है, ये सारे डूब सकते हैं। तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमारा दुनिया का जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ये चुनौती दी थी 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज का ये कंसर्न पूरी दुनिया का है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी 1990 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर जो है ठोस कोई रेलिवेंट नहीं निकल पाया कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। लेकिन कोविड-19 की वजह से जैसा कि दुनिया में जो स्थिति बनी है, लॉकडाउन जो हुआ, इंडस्ट्री सारा जो है बिजनेस चौपट हो गया, इसके वजह से जो है क्लाइमेट में काफ़ी सुधार आया है। तो ये बेनिफिट तो कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज में काफ़ी सुधार। लेकिन 6 नंबर पर आप देखिए इंडिया जो है ये वादा करते हैं कि अफ्रीका के साथ जो है क्लाइमेट चेंज पर जो है काम करेंगे। सातवां था कि टेररिज्म एक्टिविटी को कम करेंगे, जातिवाद एक्सट्रीमिज्म ये जो है उग्रवाद को जो है बढ़ने से रोकेंगे
और एक दूसरे के साथ साइबर स्पेस में कॉपरेट करेंगे। साइबर स्पेस समझ रहे हैं ना, अंतरिक्ष मामले में जो है भारत जो है अफ्रीका के साथ कॉपरेट करेंगे। 8वां था कि ओशियन मेरीटाइम फ्री बनाएंगे। ओशियन मेरीटाइम समझ रहे बात, कि समुद्री रास्ते से भारत जो है ईजिली जो है अफ्रीका और इंडिया जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे से आराम से जो है एक दूसरे के बीच में आना जाना हो सके, ठीक है। 9वां था कि भारत का जो अफ्रीका के जो यूथ है, भारत जो है उसको स्किल डेवलपमेंट देने का काम करेंगे। भारत यूथ को, अफ्रीकन यूथ को जो है कोलैबोरेट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनको भारत में आमंत्रित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर के शिक्षा हासिल करें। 10वां यह था कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद जो है अफ्रीकन देशों के साथ ये सिर्फ फ़ायदा और नुकसान पर हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ फ़ायदा और नुकसान नहीं है, हमारा संबंध यह है कि हम अफ्रीकन देशों के साथ ह्यूमैनिटी के बेस पर जो है हम अफ्रीकन कंट्री के साथ जो है रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं, मानवता के बेस पर स्थापित करना चाहते हैं कि हम ना फ़ायदा देखेंगे ना नुकसान देखेंगे, हम ह्यूमैनिटी बेस पर जो है अफ्रीका के साथ रिलेशन को आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो ह्यूमैनिटी बेस पर ये कहने का मकसद क्या था, देखिए 200 साल तक जो है ब्रिटिश ने जैसे भारत को कॉलोनी बनाया था वैसे अफ्रीका को भी कॉलोनी बना करके रखा था। तो दोनों का सेंटिमेंट जो है एक दूसरे के साथ जो है इमोशनल टच है, इस वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, ठीक है। तो इसके अलावा देख लीजिए कि डिप्लोमेटिक टाइज भी जो है अफ्रीका के साथ हमारा बढ़ा है। 2015 में 2015 से लेकर 2019 तक 35 से ज़्यादा अफ्रीकन लीडर जो है भारत विजिट कर चुके हैं। तकरीबन 29 कंट्री के जो है अफ्रीकन लीडर हमारे यहाँ आ चुके हैं। और कई सारे देशों में जो पहले जहाँ एम्बेसी, भारत की एम्बेसी नहीं थी, अब 5 देशों में भारत की एम्बेसी जो है अभी हाल ही में जो है मार्च से लेकर 2020 तक जो है इस्टेब्लिश किया गया। रवांडा में, जिबूती में, इक्वेटोरियल गिनी में, रिपब्लिक ऑफ गिनी में, ये सब जगह पर जो है एम्बेसी भारत ने अपना इस्टेब्लिश किया। इस तरीके से क्या होगा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है अफ्रीकन देशों के साथ भारत का करीब होगा, बढ़ेगा। और देखिए ट्रेड इकोनॉमी की अगर बात करें तो भारत G20 कंपनी, G20 का मेंबर है अफ्रीका, तो भारत भी G20 का मेंबर है। और इसी तरीके से ब्रिक्स में भी जो है साउथ अफ्रीका मेंबर है, भारत भी उसका मेंबर है। तो दोनों में, सभी में जो है देशों में जो अच्छा कॉपरेशन है, खासतौर से भारत के साथ अच्छा इकोनॉमिक टाइज भी है ना। और 50 बिलियन से ज़्यादा जो है अफ्रीकन देशों के साथ जो है हमारा ट्रेड भी होता है। और इसी तरीके से कई सारे जो है एनर्जी सेक्टर में देखिए हमारा क्या मतलब टाइज है। एनर्जी सेक्टर में कह लें कि ONGC ये जो हमारी कंपनी है सूडान जैसे देशों में जो है पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग का काम कर रहे हैं, रिसोर्स खोजने का वहाँ काम कर रहे हैं। और इसमें चाइना और मलेशिया जैसे देश भी जो है स्टेक होल्डर है। तो ये हमारे टाइज है। कई सारे जो है हमारे देश के वहाँ पर जैसे कि एयरटेल हो गया और कह ले जियो हो गया और टाटा हो गया, मित्तल हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारे अफ्रीकन देशों में जो है रेगुलेट कर रही है, ठीक है। और डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग मिशन में, यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स होता है कि वो शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के कई सारे जो है ट्रबल इलाकों में जो है शांति स्थापित करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है। तो पीस कीपिंग फोर्स सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अफ्रीकन देशों में भेजा जाता था, क्योंकि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। जाम्बिया, नाइजीरिया, घाना, बोस्टवानिया, ये सब देशों में जो है स्टेबिलिटी बहुत रहती थी। तो भारत इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। भारत पीस कीपिंग फोर्स जो है अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा भेजता था। तो डिफेंस टाई भी जो है भारत का सबसे अच्छा था, ठीक है। और देख लीजिए डिफेंस पार्टनरशिप भी है जाम्बिया के साथ, नाइजीरिया के साथ भी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है, वो घाना के साथ भी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है। आईटी सर्विस की अगर बात कर ले तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है भारत का मजबूत है। और ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम सेक्टर को जो है वहाँ पर एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियाँ जो है अफ्रीका में जो डोमिनेट कर रही है, बहुत ही आगे बढ़ करके वहाँ पर जो है सर्विस में डोमिनेट कर रही है। तो ये सब जो है टाइज हो रहा है, ठीक है। यंगस्टर देख लीजिए कि बहुत सारे वहाँ के अफ्रीकन देश के बहुत सारे लीडर जो है भारत में पढ़ करके जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। तो इस तरीके से भारत अपने आप का ये प्राउड फील होता है कि बहुत सारे इतने बड़े बड़े लीडर जो है भारत के से पढ़ करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इथोपिया, रवांडा, ब्रुनई, बुर्किना फासो, ये सब देशों के साथ जो है टाइज हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो है अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से कह लें कि भारत और अफ्रीका के रिलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, ठीक है।
तो इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा, और आप दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए। व्यूज़ बहुत कम है, दूसरों तक शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं वीडियो बनाने के लिए। और अगर शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप भी शेयर कीजिए ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।